फिर स्टार्ट करें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, एक बुक दे दो प्लीज। वेरी गुड। ओके, आज तो बहुत बड़ी दौड़ है, अच्छा हुआ आज 2 घंटे की क्लास है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में वो चीज़ कवर भी नहीं हो पाती जो हमने करनी है आज, ठीक है। ध्यान से सुनना, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, प्लीज फोकस। हाँ हाँ बेटा चला लो, आपका ही है। ओके, बस ज़्यादा तेज ना करो, पता चले बच्चे कह दें सर ठंड लग रही है। ओके, हमने कुछ बात करी थी, मैं सिर्फ यहाँ से आज कंटिन्यू करूँगा जो मेरा आज का वर्क है, जो मेरी चीज़ें रिलेट होने वाली है। हम लोग उससे पहले ये चीज़ सीखी थी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में बातें हमारी हो चुकी हैं। यहाँ तक कोई डाउट, परेशानी, समस्या? बस बेटा हो गया, क्यों कर लो, 2 मिनट ले लो, कर लो आराम से, हो गया, करूँ? सही है बेटा, इस लड़की के मूड का कुछ नहीं पता होता, ठीक है। चलो अब बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बात करी थी, सब लोगों का फोकस एकदम अलर्ट, बिल्कुल भी कहीं पे भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। सर मैंने कहा हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है 1000 रुपीज का, उसमें से जब आपको याद है वो पीएनएल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट निकलता था, उसके बाद पीएनएल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिलता है कौन कौन? 3 लोग, ठीक है। कौन कौन मिलेंगे सर? मैंने कहा टैक्स मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा और ट्रांसफर टू रिजर्व मिलेगा। सर सबसे पहले गवर्नमेंट उस प्रॉफिट में से क्या लेके जाएगी? टैक्स लेके जाएगी। उसके बाद जो बच जाएगा उसमें से हम लोग क्या ले लेंगे? डिविडेंड ले लेंगे, क्योंकि हमें भी कुछ पैसा चाहिए, हम कौन? ओनर, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे अब फर्म के लिए भी, तो फर्म भी कहेगी मेरे लिए भी कुछ थोड़ा बहुत साइड रख दो, तो मैंने बोला ठीक है आपके लिए भी बना दिया, रिजर्व, मुबारक हो। इसके बाद जो भी अमाउंट बच जाता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, पीएनएल बैलेंस के अंदर। यही आपको मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। और इसी के साथ अब लेकिन क्वेश्चन हमारे को कुछ और ही चाहता है हमारे साथ, और वो क्या चाहता है ध्यान से सुनना, वो कहता है रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि हमें ये चाहिए और वो हमें ये देता है। बात समझ में आई? हमें चाहिए क्या? ये, हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और याद होगा आपको हमारे पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ बात करी थी अकाउंटिंग रेशियो के अंदर, अगर हम लोगों ने जब पढ़ा था, एक चीज दिखाऊं मैं जरा आपको, ठीक है। आज उसकी बारी है जो देखने की, ये रहा, वो याद है हमारा टेडी बियर, ठीक है। चलो देखा था, याद है ना? भूल तो नहीं गए? कह रहा भूल तो नहीं गए मुझे, है? चलो ध्यान से सुनना, मैंने कहा याद होगा आपको, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड उसके लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचने वाले हैं? नेट प्रॉफिट पर, ठीक है। अब हमें लेकिन क्या चाहिए? ऑपरेशंस का कैश फ्लो निकालना है, और ऑपरेशनल कैश फ्लो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इस भाई के त्रिनेत्र, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए हमें। सही बोल रहा हूँ क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? किसी की शक्ल पे डाउट दिख रहा है क्या कुछ? पक्का समझ में आ रहा है ना? ओके, ये पढ़ा था किसने? अच्छा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, सुनना आराम से, बहुत सिंपल है। मैं दोबारा समझाने के लिए वापस आया हूँ यहाँ पर, टेंशन नॉट, समझाने और रिवाइज कराने के लिए। इसको ध्यान से समझोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था और नेट प्रॉफिट आता था। अब हमें कहाँ पे आना है? अभी हम हैं नेट प्रॉफिट पे, वो भी पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं, अभी पहुंचने वाले हैं। तरीका मिल चुका है, बस चलना बाकी है, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें क्या निकालना है? ऑपरेशनल कैश फ्लो निकालना है। क्या निकालना है? ऑपरेशनल कैश फ्लो। तो ऑपरेशनल कैश फ्लो कहाँ से आएगा? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आएगा सर। तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे पहुंचोगे बेटा, ये बताओ मुझे। आप नेट प्रॉफिट पे हो, आपको आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो ये नीचे वाला रास्ता एरो देखना, यहां से यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जरा इसको फोकस डालता हूं जरा थोड़ा सा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पर आने के लिए हम लोगों ने माइनस करे होंगे, उसको हम ऐड बैक कर देंगे। और साथ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमने यहां पर ऐड कर रखी होंगी, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? प्लीज अगर है, देखो ये अपने माइंड में बात आपको सबसे पहले बिठानी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए, पहुंचना सिखा दूंगा। नेट प्रॉफिट के बाद क्या करना है? नेट प्रॉफिट के बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, बिकॉज हमें क्या निकालना है?
कैश फ्लो। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? ओके। अब मुझे ये बताना सर, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती थी, याद है क्या कुछ? कोई बात नहीं, यहां देखते हैं सर। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब पहले हम लोगों ने बात करी थी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अंदर आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, बोले तो लिप। क्या बोलोगे इसको? लिप। ठीक है। और लिप का मतलब क्या होता है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट पेड और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बोल सकते हैं। किसी को कोई डाउट, परेशानी, समस्या? इजी है पक्का? चलो, इसके बाद मैंने बोला अगर इनडायरेक्ट इनकम की मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट इनकम में क्या आएगा, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों होते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए आप क्या वर्ड याद रखोगे? ग्रिड। क्या याद रखोगे? ग्रिड। G फॉर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, R फॉर रेंट रिसीव्ड, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड। कोई डाउट यहां तक? इजी है क्या? सिंपल? ओके। एग्जॉस्ट फैन चला देना, थोड़ी ह्यूमिडिटी सी है। ठीक है, चलो इसके आगे बात करें हम लोग। अब तो दो लॉजिक आए। मैंने पहले आपको ये सिखाया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता क्या क्या है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, जल्दी बोलो। लिप। L फॉर, साथ में बोलोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, I फॉर इंटरेस्ट पेड और P फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। और हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। अब पता है ये चैप्टर सबसे लास्ट में करने का यही मजा है। कुछ बंदे होते हैं पागल बौखलाए हुए, जो टीचर कहते हैं कि भाई साहब पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। ये तुम्हारे स्कूल में हुआ है, कुछ मेरे पास और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल में पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट कराया जाता है। भाई तुम कैसे करा लोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले, जब तक तुम्हें ये छोटे छोटे आइटम बच्चों के डिस्कस नहीं है। ना उसने डिवेंचर पढ़ा है, ना उसने शेयर्स पढ़ा है, ना उसने कुछ पढ़ा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। लेकिन कैसे पढ़ा दोगे? दैट्स द रीजन कि मैं बोलता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द लास्ट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं से भी कुछ भी कोई ना कोई छोटा छोटा पार्ट डिस्कस हो जाता है, फिर वहां पे पूरा पढ़ाते चलो पहले। अब हमने पढ़ रखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद है ना क्या था कि हम लोगों ने जो लॉस पे इशू डिबेंचर्स करे होते हैं। मैं कहता हूँ पूरा आइडिया नहीं है, याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता ही है ना कि हाँ चलो कुछ तो पढ़ा ही था, कॉन्फिडेंस रहता है बच्चे में। अब अगर मैं वैसे सुना देता डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दिमाग आउट, यही कहता। चलो बट अभी यहाँ पे ये है क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपको याद होगा, अभी हम करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अब हम वापस आ जाते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले नोट्स पर। ओके, तो पहले तो सर आप हमें नेट प्रॉफिट पे आना सिखा दो, उसके बाद ही हम आगे कुछ बातचीत कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो सर ये आपको दे रखा होता है सबसे पहले बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट, और हमने इसको आइडेंटिफाई करना सीखा था लास्ट क्लास में, याद है क्या? अब देखना, तो मैंने कहा रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे अगर नोट नंबर लिख रखा है तो आप पहले नोट नंबर को रेफर कर लो। तो नोट नंबर ये रहा आपके पास 1। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आपको P&L का बैलेंस दे रखा है, एंड दिस P&L बैलेंस प्रीवियस ईयर में वो 70,000 का था और वो अगले साल जाके कितने का हो गया, 70,400 का। इट मीन्स दैट आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 400 रुपीज का। एंड इसको हम लोग यहाँ पे अपने वर्किंग नोट में लाके लिख देते हैं प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। कितने रुपीज का, 400 रुपीज का। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद आप दूसरा देखोगे, आपने क्या, आपके रिजर्व्स में कुछ चेंज आया क्या, क्योंकि आपको ये 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी भाई। ये चैप्टर कुछ ना कुछ रट्टा प्लस समझना दोनों मिक्स है, टैक्स, डिविडेंड और ट्रांसफर रिजर्व। मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है, रिवर्स जा रहे हैं तो उल्टा देखते हुए चलना। उल्टा देखने का मतलब क्या है, पहले रिजर्व को देखोगे, फिर डिविडेंड को देखोगे, फिर टैक्स को देखोगे। तो चलो रिजर्व है क्या, दे तो रखे हैं, क्या उनका बैलेंस चेंज हुआ है? हाँ सर हुआ है, पिछले साल 30,000 का था, इस साल 30,200 का हो गया, यानी कि क्या कुछ ट्रांसफर हुआ है, कितने रुपए का, 200 का। तो क्या मुझे उसको ऐड बैक करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, क्योंकि इस प्रॉफिट से इस प्रॉफिट तक आने के समय पर हम लोगों ने क्या करा था, इसको बेसिकली माइनस करा था क्या? तो अब हम इसको क्या करके जाएंगे, जल्दी बोलो, ऐड बैक करके जाएंगे। इजी है क्या? अब इसके बाद हमें डिविडेंड की इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है क्या नीचे? नहीं सर, यहाँ पे कोई डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। अभी मैं इसके बारे में आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। हम डिविडेंड वाला टॉपिक आज ही अभी खत्म कर देंगे, डन है। तो
आती जा रही है उसको साथ में ही डिस्कस करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। वैसे एक छोटा हिंट मैं अगर देना चाहूँ, चलो एक बार पहले पूरा करवा देता हूँ। डिविडेंड नहीं है, जीरो मानते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जीरो। उसके बाद क्या आपको टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं सर, कोई टैक्स की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी ऐड नहीं होगा। अगर होता तो हम यहाँ लाके क्या कर देते, ऐड कर देते, बट हमें वो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन करना है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन के समय पर आते हुए हम नीचे बोल देंगे डिविडेंड भी है, मान के चलता हूँ 100 रुपए का, टैक्स भी है 300 रुपए का, ये भी इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। डिस्कशन में पेंडिंग अभी हम लोग करने वाले हैं। डन। ऐड करना क्या है, लेकिन ऐड ही करना है। ऐड करके आपके पास क्या आ गया, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। क्या आ गया, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कहां जाना है, जल्दी बोलो। सेकंड स्टेप आपका क्या होने वाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आने तक? नहीं सर। और अगर एक बार हम यहां पर आ गए, फिर हमारी कैश फ्लो की आगे की कहानी शुरू हो जाएगी। बट अभी मैं आपको सबसे पहले क्या डिस्कशन करने वाला हूं, डिविडेंड के बारे में, ठीक है। आओ सर थोड़ा सा डिविडेंड को समझते हैं। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिखवाऊंगा, वो अपने नोट्स में लिख लेना, ये सिर्फ समझाने की चीज है, इसको समझेंगे बस, ठीक है। प्लीज सब लोग सुनोगे, ये डिविडेंड होता क्या है पहली बात। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो कंपनी से आप प्रॉफिट्स ले सकते हो ना, उसको लेने का सिर्फ एक ही मोड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। कंपनी अपने पास ही रखती है प्रॉफिट्स को। किसी को कोई डाउट इस बात में? यानी कि 1000 रुपए का जो प्रॉफिट आया, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो आपको उस प्रॉफिट में से क्या मिलेगा, शून्य। क्लियर है क्या इस बात को? अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा तो ही आपको कुछ मिलेगा। अब डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहले हमें इसकी बात करनी पड़ेगी। डिविडेंड होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। वन इज योर प्रपोज्ड डिविडेंड एंड अनदर इज योर इंटरिम डिविडेंड। वन इज योर प्रपोज्ड डिविडेंड एंड अनदर इज योर इंटरिम डिविडेंड। एक एक करके आराम से पूरा समझते हुए चलते हैं इसको। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है सर, डिविडेंड पेड ऑन, क्या बोलेंगे, डिविडेंड पेड ऑन एजीएम। सर ये एजीएम क्या होती है, अभी 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड पेड ऑन एजीएम, जिसको हमने, या डिविडेंड पेड नहीं बोलेंगे, सॉरी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड लिखेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अभी पे नहीं करा, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है ऑन एजीएम में। जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा एजीएम के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रपोज्ड डिविडेंड। डन होती है क्या बात? अब दूसरा होता है हमारे पास डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम। अगर दो एजीएम के बीच में कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, अब सर थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर सबसे पहले हम लोग प्रपोज्ड डिविडेंड की बात करते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड होता क्या है ये तो हमने देख लिया, पर प्रपोज्ड डिविडेंड से पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज एजीएम। सर एजीएम क्या होती है? एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो हर एक कंपनी को, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसको हर साल के फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसके अंदर वो अपने सारे मेंबर्स को कॉल करती है। मेंबर्स कौन? जो ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, उनको कॉल करती है और अपने सारे रिजल्ट्स को शेयर करती है। क्या करती है? रिजल्ट्स को शेयर करती है कि हमने इस साल ये परफॉर्म करा, ये न्यू एडिशंस करे, मतलब कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई जाती होंगी क्या? हाँ सर, उस एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई जाती हैं और वो एजीएम की डेट फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद होती है। फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है 31 मार्च, उसके कुछ टाइम के बाद होती है वो, जनरली वो 30 सितंबर
अगर उसकी लास्ट डेट होती है आपको एजीएम लास्ट डेट तक कर लेनी होती है, ठीक है। इसके ऊपर और भी रूल्स है, बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उसमें आप समझ के चलो। एक बात सोचना, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो एजीएम होगा वो कब होगा, कोई मुझे बता सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, सिर्फ दो बात में जवाब देना, 31 मार्च 2023 के बाद या पहले? एक मिनट, रिपीट। फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, इस साल का जो एजीएम होगा वो 31 मार्च 2023 जो डेट है उसके बाद या पहले होगा? पहले। अभी तो बोला था निकम्मो कि मैंने कहा था कि एजीएम जो है वो जस्ट ईयर एंड होने के बाद होती है, और मेरे को पता तुम लोग यही कनेक्टेड नहीं रहते हो, अंधे रहते हो बिल्कुल। देखो 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर एंड पड़ेगा और वो एजीएम हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक बनेगी नहीं तो उनको दिखाओगे क्या? और 31 मार्च में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है क्या? थोड़ा टाइम लगता है भाई बनाने में, तो इसलिए थोड़ा टाइम मिलता है, ठीक है। तो एजीएम आपकी आफ्टर 31 मार्च होगी। क्लोजिंग होती है बेटा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके प्रोविजंस बुक करने में टाइम लगता है, सारी एस्टिमेशंस होने में टाइम लगता है। अभी तो लास्ट डेट की एंट्री आई है, अभी इसके आगे बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज़ जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बाद उसके अगले फाइनेंशियल ईयर तक पहुँचते पहुँचते तक उसकी फाइनलाइजेशन होती है। इसलिए एजीएम की डेट क्या दी गई है, जो लास्ट डेट होती है 30 सितंबर होती है। अब सर जो डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात होती है या प्रपोजल होता है वो कहाँ पे रखा जाता है? प्रपोज डिविडेंड तो डिक्लेयर ही किस में होता है? एजीएम के अंदर होता है। सब लोगों का फोकस हाई लेवल पे होना चाहिए, इधर उधर कहीं भी ध्यान मत लेके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है। रट्टा लगवाना चाहूँ 1 मिनट में लगवा सकता हूँ, लेकिन समझो, ठीक है। एजीएम लास्ट डेट 30 सितंबर को होती है, हुई, ठीक है। अब जो डिविडेंड भी डिक्लेयर हो रहा है वो कब हो रहा है? 30 सितंबर को हो रहा है। एक टाइमलाइन बनाई जा रही है, देखना यहाँ पर। 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023, 30 सितंबर 2023 ही पड़ेगा। यहाँ क्या है? दिस इज योर एजीएम डेट और ये फाइनेंशियल ईयर एंड। और लेट सपोज हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गई थी वो कब हो गई? 1 जुलाई 2023, क्योंकि उस दिन तो नहीं हो सकती है, बट उसके थोड़े टाइम बाद 1 जुलाई 2023 को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गई, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट डेट, जिस दिन आपकी बैलेंस शीट बनके रेडी हो जाती है। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को परेशानी? अरे कितनी आंखें मलते हो तुम, है? नींद आती रहती है सब देखो निकम्मो। है बैलेंस शीट डेट के दिन आपकी बैलेंस शीट बनके रेडी है, आपके ऑडिटर ने मतलब आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपकी बैलेंस शीट को साइन कर दिया होगा बैलेंस शीट डेट वाले दिन। आपके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी इस बैलेंस शीट को साइन कर दिया होगा। उसके बाद एजीएम बुलाई गई। कब बुलाई गई? उस बैलेंस शीट के काफी टाइम बन जाने के बाद 30 सितंबर को एजीएम बुलाई गई, जिसके अंदर क्या हुआ होगा? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन क्या हुआ होगा? डिविडेंड का डिक्लेरेशन हुआ होगा। यहां तक कोई डाउट? किसी को परेशानी? और लेट सपोज हमने यहाँ पे कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करा? लेट सपोज 20,000 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर करा। प्लीज मेरा आप लोगों से सबसे सवाल है जो आप मुझे आंसर करोगे अभी, कि ये जो डिविडेंड मैंने डिक्लेयर करा है 20,000 रुपए का, क्या इसका प्रोविजन इस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनेगा या नहीं बनेगा? प्रोविजन मना कर रहा है भाई प्रहलाद, सोचो। प्रोविजन बुक करना पड़ेगा ना। अभी पेमेंट तो नहीं हुई है, बट पेमेंट नहीं हुई, बट वी हैव टू बुक द प्रोविजन। ऐसे ऐसे कैसे? जब तक चीज ऑकर नहीं हुई तब तक कैसे उस चीज को बुक कर दोगे आप? बुक कर सकते हो क्या इसको?
मैंने यही पूछा आपसे, मैं ये नहीं पूछा कब करना है, मैंने ये पूछा कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इस डिविडेंड के रिगार्ड में कोई एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। तो भाई यहाँ तक का तो कोई लेना देना, और वैसे भी बैलेंस शीट बन के रेडी होगा, तैयार है, अब दोबारा जाके उसको चेंज करोगे क्या प्रोविजन बना के? नहीं हो सकती। यानी कि इस डिविडेंड का कोई भी इंपैक्ट इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं होगा। एंड दिस इज योर करंट ईयर डिविडेंड। सही बोल रहा हूं क्या? यानी कि क्या आपको अपने करंट ईयर डिविडेंड की वैल्यू को, करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड, क्या आप अपने करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड को कुछ देखने वाले हो? अगर मान के चलो इस साल की अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा होता और वहां पे लिखा होता कि इस साल हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा है करंट ईयर का, क्या उसका कोई लेना देना होगा आपसे? सर कुछ भी नहीं करा है उसका, तो आप उसको इग्नोर मार दोगे कंप्लीटली। ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर फिर इस साल नहीं करा है बट कभी तो करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल करेंगे, अगले साल करेंगे। यानी कि अगले साल बोले तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कहानी स्टार्ट होगी। पिछले साल का जो डिविडेंड था, यानी कि करंट ईयर के डिविडेंड को हमने क्या करा? इग्नोर करा कंप्लीटली। अब यही इसी को कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं और करंट, अब इस साल ये जो करंट ईयर का डिविडेंड है इसका क्या बनेगा? अभी पेमेंट होगी या प्रोविजन बनेगा? प्रोविजन बनेगा, है ना? क्या बनेगा? प्रोविजन बनेगा। सर अगर आप इसको डिविडेंड को बुक करना चाहते हो, आप कहां से? डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या? यानी कि 2023-24 में आके आप लोग ऊपर क्लास ले लो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आई विल ट्राई। चलो थोड़ा सा धीरे बोलने का ट्राई सुनना। हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे? 2023-24 में क्या एंट्री आने वाली है ना? तो सर डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो वी विल डेबिट द P&L अकाउंट डेबिट। हम अपने P&L अकाउंट से डेबिट मारेंगे प्रोविजन बनाने के लिए, और क्या करेंगे? क्रेडिट मारेंगे। अभी पे कर दिया है, करना है? करना है, तो डिविडेंड पेबल बुक करूंगा क्या? क्या ये एंट्री किसी को डाउट में है? बोल दो, जिसको है अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स हमारे P&L अकाउंट से निकले और हमने उसको डिविडेंड पेबल में बुक करा। कितने का था? और फिर मैं इस डिविडेंड की क्या कर दूंगा? जल्दी बोलो। पेमेंट भी कर दूंगा। किसी को कोई डाउट, परेशानी, समस्या तो अभी बता दो। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते टाइम हमारे को कौन सी एंट्री को थोड़ा सा दिक्कत में लग रहा है? इसने हमारे प्रॉफिट को क्या करा होगा? इम्पैक्ट करा होगा। और वो जो हमारा प्रॉफिट हमने माइनस करा था वो यही है, यही इसी एंट्री के थ्रू हुआ होगा क्या? है ना? बट कौन से वाला डिविडेंड इम्पैक्ट हुआ होगा? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? क्योंकि बेटा पिछले साल का ही तो डिविडेंड था जिसका आपने प्रोविजन इस साल, अब मैं इस साल की कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, मैं 23-24 की कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ। पिछले वाले में तो नो इम्पैक्ट, करंट ईयर वाले का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। मैं 23-24 के प्रोविजन की बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो उस पर कौन से वाले डिविडेंड ने इम्पैक्ट डाला है? करंट ईयर वाले या प्रीवियस ईयर वाले? अब तो वो प्रीवियस ईयर बन गया ना मान लिए। मान के चलो अब फिर दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, फिर एक AGM होगी, क्या पता फिर दोबारा से डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, फिर उसका इम्पैक्ट इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगा, अगले साल वाली में होगा। यानी कि करंट ईयर डिविडेंड इज ऑलवेज बी इग्नोर्ड। बट अगर कोई प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है उसका प्रोविजन बुक भी इसी साल होता है और पे भी इसी साल होता है। डन होगी बात यहाँ तक?
समझ में आया? अब अगर आप मेरे साथ लिंक करोगे तो ये जो आपका प्रॉफिट आया था 1000 रुपये का, जिसमें से आपने 100 रुपये का डिविडेंड पे करा है, तो ये जो 100 रुपये का डिविडेंड आपने पे कर, मतलब अभी पे करा है या प्रोविजन बनाया? प्रोविजन बनाया। ये जो है ना, ये माइनस हो रहा है यहाँ से, क्योंकि आपका P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू डिविडेंड पेबल की एंट्री की रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। तो ये जो आपने ये करा है, ये प्रोविजन बनाया है, बट कौन से साल का बनाया है? करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर? युवराज, होश में डाले भाई, है 100 रुपए का जो डिविडेंड है वो प्रीवियस ईयर का होगा ना, दिख भले इस साल का है, लेकिन एक्चुअली वो है कौन से साल का? प्रीवियस ईयर का। तो आप इस प्रोविजन, अब जब रिवर्स जाओगे, आपके पास बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट है, आपको जाना किसके ऊपर है? इसके ऊपर। तो आप ऐड करोगे, लेकिन कौन से वाला प्रॉफिट ऐड करोगे, डिविडेंड ऐड करोगे? प्रीवियस ईयर वाला। करंट ईयर वाले को इग्नोर करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, अगर आप अपने नोट्स में भी लिखना चाहो, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होने वाला है सर? ठीक है, करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड is ignored and previous year dividend is added while calculating net profit while calculating net profit before tax. ओके, अब ये तो हो गया, किसकी बात थी ये? प्रपोज डिविडेंड की। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, जल्दी बोलो। सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? विच इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम और बिटवीन द एजीएम? बिटवीन टू एजीएम्स, मतलब साल के बीच में कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर साल के बीच में हुआ है, तो जिस साल का होगा ना, उसी साल उसका प्रोविजन भी बुक होगा और उसकी पेमेंट भी होगी, है ना। तो यानी कि सेम ईयर का ही, इसमें कोई अलग अलग नहीं होने वाला। तो सेम कोई आप क्या करोगे, दो नहीं, बस इंटरिम की बात कर रहा हूँ। एक ही पे होगा, अगर इंटरिम पे हुआ तो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। माइनस कहाँ से करना है मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ। माइनस कहाँ से होगा, चलो सोच के बताओ। करंट ईयर में से तो होगा, बट कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऐड बैक तो हमने इसलिए करा क्योंकि बस हमें नेट प्रॉफिट निकालना था, बट पेमेंट की एंट्री कहाँ से होगी? फाइनेंसिंग से, बिकॉज इट इज लिंक्ड थ्रू शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? ऐड यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि ये हमने P&L में एडजस्ट मारा हुआ है, तो लेकिन हमें यहाँ नहीं रखना, तो हमने रिवर्स मार दिया। बट माइनस कहाँ से होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। डन होगी बात, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? हाँ हाँ, डिविडेंड प्रॉफिट से रिलेटेड, पे प्रॉफिट से होता है, लेकिन किस चीज पे हो रहा है? शेयर होल्डर फंड्स के ऊपर पे होता है ना, शेयर कैपिटल के ऊपर। तो लिंक जहाँ पे होता है, जिसकी वजह से पे होता है, वो माइनस करते हैं, और जिस वजह से क्या कहते हैं, जिसमें से क्रिएट हो रहा है वहाँ से तो हटा रहे हैं बेसिकली, और वैसे भी हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ना कि हम उसको वो कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। डन है ना? चलो, तो इंटरिम डिविडेंड जो है आपका करंट ईयर में, अब ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर में ऐड हो जाएगा एनपीबीटी। लिख दूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये ऊपर है शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म।
while calculating NPBT, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ and reduced सही है क्या? करंट ईयर में आप ऐड कर दोगे वाइल कैलकुलेटिंग एनपीबीटी और रिड्यूस कर दोगे वाइल कैलकुलेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? ये हो गया आपका डिविडेंड का टॉपिक खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्लो समझाता हूँ और डिविडेंड का इतना ही बहुत था। टैक्स के लिए भी बातचीत करी जा सकती है, या चलो टैक्स के लिए बातचीत करते हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक उठा ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें समराइज करूँगा, फिर मैं जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समराइज करने जाऊँगा, ठीक है। चलो, इसीलिए आज लंबी क्लास रखी गई है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मर्ज होके आते हैं और वो हमें एक एक करके समझने पड़ते हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक क्या सीखा, जल्दी बोलो? डिविडेंड। एक बार समराइज कर रहा हूँ। डिविडेंड के अंदर हम लोगों ने दो तरीके के डिविडेंड देखे, कौन से? इंटरिम और प्रपोज्ड। प्रपोज्ड में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो यू हैव टू प्रेफर दी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को आप एनपीबीटी कैलकुलेट करते टाइम ऐड बैक करोगे और माइनस कर दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके। सेम इंटरिम डिविडेंड आपको दो नहीं लिखे हुए मिलेंगे, एक ही लिखा हुआ मिलेगा। आपको उसको क्या करना है, बस सीधा जाके ऐड कर देना है एनपीबीटी में और माइनस कर देना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एनी डाउट्स? ओके, अगला टॉपिक चलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्चुअली पता है क्या है, आप लोगों को ना इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए बस क्या होता है, आपको सब कुछ रटवाया जाता है। क्योंकि तुम्हें टैक्स के बारे में ये पता है टैक्स पे करना होता है, लेकिन तुम्हें टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता कि वो टैक्स कब पे करना होता है और कब उसकी पेमेंट होती है, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज रहते हो। इसलिए बस क्या बोला जाता है, प्रीवियस ईयर वाला टैक्स जो है वो माइनस कर देना, करंट ईयर वाला जो है वो ऐड कर देना। अबे भाई क्यों कर देना, लेकिन उस क्यों का जवाब पूछो जाके, या तो ठीक है, या तो मैं तो बता ही रहा हूँ, पहले पता होगा फिर पूछने में मजा आएगा, ठीक है। चलो, वरना सामने वाला भी कुछ भी बता देगा तो फिर भी समझ नहीं आएगा। चलो, कह रहे हैं अभी भी नहीं पता, अभी भी कुछ भी बता दोगे तो हमें कौन सा मान लेंगे, ठीक है। हम भी यही है ना, हमें भी पता ही है, ठीक है। चलो, कुछ पूछना है क्या किसी को? कोई डाउट वाउट है क्या? आप किसी बात कर लो। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चरिंग समझते हैं, ठीक है। सेम सारी कहानी पता है उसी चीज के ऊपर, उसी लॉजिक के ऊपर टिकी है ये वाले, कि यहाँ पे जो ये होता है ना, ये फाइनेंशियल ईयर जस्ट एंड होता है और हम सोचते हैं इसी डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। अब इस डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती मुन्ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में बनती है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती बाद में है तो टैक्स भी कब पे होता होगा? बाद में होता होगा। लेकिन वो टैक्स है कौन से साल का? उसी साल का। तो उसका प्रोविजन कौन से साल में बुक होगा? प्रीवियस ईयर में टैक्स का हो जाता है, क्योंकि इट इज अ नोन लायबिलिटी एंड अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड। यहाँ पे क्या था, इट इज अ नॉट नोन लायबिलिटी, पहली बात तो दैट्स व्हाई प्रोविजन उस साल में बुक नहीं हुआ, और अमाउंट भी एस्टिमेट नहीं हो सकता था क्योंकि एजीएम होगी उस दिन बैठेंगे, तब तक हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। एग्जैक्टली, तो आपको नीचे कंटिजेंट लायबिलिटी बाहर नोट में इसलिए दिया होता है वो, ठीक है। खैर, इतने डिटेल लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है, बट टैक्स के लिए क्या है, इट इज अ नोन लायबिलिटी, क्योंकि टैक्स तो देना ही ना, पक्का पता है। और अमाउंट एस्टिमेशन के थ्रू तो निकाला जा ही सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग समझते हैं। मान के चलते हैं, वही दोबारा से लेते हैं एक कोई फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 22-23 था। टाइमलाइन बन रही है दोबारा से, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। जी जान से मेहनत लगा के खूब काम करा हमने, जी जान से मेहनत लगा के खूब काम करा और प्रॉफिट कमाया। क्या होगा? एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितने रुपए का कमाया? 1 लाख रुपए का कमाया। और इस पर हमने 1 लाख पर हमारा जो, अब ठीक है, इस पर मैं टैक्स रेट बोल देता हूँ 30%। कितना है? 30%। कितना आएगा? 30,000 रुपये का। प्लीज सब लोग फोकस, इसके कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। पेपर के अंदर 100% ये वाले टॉपिक से टेस्टिंग होती है आपके पास, बट पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होती है, बट अकाउंट बनाने को आता है। सब लोग फोकस। सर, 1 लाख रुपए का एनपीबीटी है, उसके ऊपर टैक्स कितना बनाना है? 30%, तो हो गया 30,000। 30,000 हमें टैक्स पे करना है, करा नहीं है, ओके।
कब पे करेंगे? जिस दिन बैलेंस शीट बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि पहली बात तो 1 अप्रैल 31 मार्च को तो मुझे ये भी नहीं पता चला होगा कितना अमाउंट है, बट हाँ बाद में एस्टिमेशन हो गया तो उस पर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हो सकता है। बट उसकी पेमेंट कब होगी? सर ITR की ड्यू डेट कब होती है? 31 जुलाई होती है, ठीक है, 31 जुलाई होती है, ठीक है। जनरल होती है कंपनीज की 30 अक्टूबर होती है बेसिकली जो अभी गई, ठीक है, 30 अक्टूबर पे ITR फाइल होती है कंपनीज की। ओके, तो चलो 30 अक्टूबर ही ले लेते हैं क्योंकि हम तो कंपनी का कर रहे हैं ना। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट थी। हमने टैक्स फाइलिंग करनी स्टार्ट करी और हमने टैक्स पे करा। जब हम फाइलिंग करते हैं तब हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पेमेंट हुई वो मान के चलो इस डेट पर हुई। कितने की पेमेंट हुई होगी? ऑब्वियसली वही जो 30,000 है। सर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है कि अमाउंट, बताऊंगा उसके बारे में, कुछ डिफरेंट भी कभी कभी हो सकता है, बट पहले एज्यूम करके चलते हैं सेम आए, ठीक है। तो एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा बैलेंस शीट कब बन के रेडी हो गई थी मैं ये भी लिख देता हूं, क्योंकि AGM की लास्ट डेट क्या होती है? 30 सितंबर। तो उससे पहले पहले तक बैलेंस शीट को तो रेडी करना होगा। तो बैलेंस शीट रेडी कब हो गई होगी? 30 सितंबर को ही, जुलाई में ही होगी मान लो, ऐसा कर लेते हैं। तो 1 जुलाई पूछ लेना किसी, जनरली बहुत बच्चों को ये सब चीज़ें पता भी नहीं होंगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत एग्जैक्ट लॉजिक्स है इसके, बुक में लिखा हुआ है, बट इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता, मेजरली कोई नहीं करता, ठीक है। देखना 1 जुलाई को हम लोगों ने बैलेंस शीट रेडी कर दी और क्या हो गई? बैलेंस शीट डेट बन गई वो। अब बैलेंस शीट बनी है 1 जुलाई को, पेमेंट कब हुई है? 30 अक्टूबर को। तो मेरा आपसे सवाल, क्या इस साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेमेंट की एंट्री आई होगी? ये वाली 1 अप्रैल से 2022-23 वाली जो पेमेंट की एंट्री आई होगी, क्योंकि पेमेंट तो कब हुई है? 30 अक्टूबर को। बट क्या प्रोविजन बुक करा होगा? हाँ सर, प्रोविजन बुक करा होगा, मतलब आपने अपने प्रॉफिट्स में से रिड्यूस कर दिया होगा उस अमाउंट को, बट अभी पेमेंट कब होगी? अगले साल जाकर। डन हुई बात? यानी कि अगर मैं 2022-23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो मेरे प्रॉफिट में से मैंने रिड्यूस कितना अमाउंट कर दिया होगा? 30,000। बट एक्चुअली मेरे से कोई कैश का आउटफ्लो हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ। यानी कि माइनस मुझे कुछ नहीं करना, बट मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा उस प्रोविजन को, बिकॉज मेरे को कहां से कहां पहुंचना है? प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन से नेट प्रॉफिट पर पहुंचना। नेट प्रॉफिट के रास्ते में ये जो टैक्स होता है ना, टैक्स मेड, इट इज कॉल्ड टैक्स मेड, यानी कि टैक्स प्रोविजन मेड। दिस इज योर टैक्स प्रोविजन मेड। अगर मेड करेंगे तो क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हमने ये प्रोविजन यहाँ, अब हम P&L से बैलेंस शीट पर जा रहे होंगे तो माइनस करके गए होंगे, ऑब्वियसली वी हैड मेड द प्रोविजन, तो P&L अकाउंट डेबिट टू टैक्स प्रोविजन करा होगा हमने। एंट्री क्या पास करी होगी? लिखता हूँ मैं वहाँ पे, आपके सिलेबस में एंट्रीज हैं ये इसकी। तो आपने 31 मार्च की डेट पर एक एंट्री पास करी होगी जाके बैक डेट में, और आपने क्या एंट्री पास करी होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन था या लॉन्ग टर्म प्रोविजन था? याद करो, हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट टर्म प्रोविजन था, है ना। तो ये आपका कहां पे दिख रहा होगा? आपने कितने का प्रोविजन बनाया होगा? ऑब्वियसली 30,000 का मेड करा होगा। बैलेंस शीट में कहां दिख रहा होगा ये? ऐसे लिखोगे आप इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद अंदर लिखोगे SHF, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहां पे दिखता है? ये करंट लायबिलिटी में दिख रहा होगा बेसिकली। करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी के अंदर आपने लिखा होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और प्रोविजन के अंदर आपने हेड नंबर डाला होगा 1, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नीचे नोट्स अकाउंट बनाते टाइम, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने सिखा रहा हूँ, आपके सिलेबस में है भी नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही बनती है, और क्या है ना। नोट्स अकाउंट्स में आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हेड डाला होगा आपने, ऐसे डाला होगा, और उसके अंदर क्या दिख रहा होगा?
प्रोविजन फॉर टैक्स। एक होगा प्रीवियस ईयर और एक होगा करंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर तो अभी हमारे लिए कुछ है ही नहीं, तो हम प्रीवियस ईयर का बोलेंगे 0 और करंट ईयर का 30,000 एंड दैट इज योर करंट ईयर वाले को हम क्या बोलते हैं, टैक्स मेड। लोग रटवाते हैं, कहते हैं करंट ईयर का टैक्स मेड होता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड होता है, ठीक है बोलते हैं। हमने एक्चुअली सीधा करंट ईयर वाले को क्यों बोला, क्योंकि अभी उसकी पेमेंट हुई नहीं है भाई, अभी पेमेंट होगी। यानी कि अब जब अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंचते हैं, चलो जी अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करनी शुरू करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कौन सा ले आए अगला, ये तो 22-23 था, फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे चलते हैं। इस वाले टैक्स की पेमेंट में उसमें होगी ना करंट ईयर, अगले वाले साल में, करंट ईयर में नहीं बेटा, है तो प्रोविजन प्रीवियस ईयर पेमेंट तो करंट ईयर में होगी ना उसकी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब अब अगला साल जब हो जाएगा, तो जो प्रीवियस ईयर में आपने जो प्रोविजन बनाया था उस साल, अब इस साल उसका प्रोविजन थोड़ी बनाओगे, प्रोविजन तो पिछले साल बना के आ गए, अब क्या करोगे उसकी पेमेंट करोगे। तो पेमेंट करोगे तो माइनस कब करोगे, इस वाले साल में करोगे, है ना। तो बेसिकली आपके पास तो दोनों साल अवेलेबल होते हैं सामने, तो आपको करंट ईयर वाला जो प्रोविजन दिख रहा होगा आपको उसमें माइंड में फिल्टर लगाना है, अभी बेटा इसकी प्रोविजन बनाया है बस तूने, और जो पिछले वाला दिख रहा होगा उसका क्या दिख रहा होगा, इसकी बेटा तूने पेमेंट करी होगी अभी, तो इस वाले को तुझे ऐड बैक करना है और पिछले वाले को क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस पे सवाल उठाएंगे, सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, हमने टैक्सेस के ऊपर बात करी थी। टैक्सेस आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। टैक्सेस आर ऑपरेटिंग, है ना, जो आपके क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर लग रहा है भाई, दीज आर ऑपरेटिंग। तो बात खत्म, आपको ऑपरेटिंग में ही ऐड करना है और ऑपरेटिंग में ही माइनस करना है, बट एट लास्ट जाके माइनस करते हैं हम लोग, पेमेंट की एंट्री लास्ट में करते हैं, वो भी फ्लो बनाऊंगा। चलो तो फाइनेंशियल ईयर एक बार और समझा देता हूँ, एक बार पूरा क्लियर करके। फाइनेंशियल ईयर आपका आएगा 23-24, है ना, और 23-24 में क्या बात होगी सुनना, ये दोबारा से टाइमलाइन बनाते हैं। 1/4/2023, 31 मार्च 2024, ये हो गई आपकी 1 जुलाई को बैलेंस शीट डेट, और ये हो गई 1 अक्टूबर को आपकी दोबारा से वो पेमेंट डेट हो जाएगी, है ना। भी आगे अगला साल की बात होती है, ठीक है ना। अब सुनना, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बन गई होगी, यहाँ पर लेट सपोज इस साल का जो प्रॉफिट आया वो आपका आया 1,80,000 का, इस पर दोबारा से टैक्स लगेगा, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, कितने का होगा, बोलो जल्दी बोलो, 54,000, 30% लगाना है, नहीं तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। 54,000 प्रोविजन बनेगा क्या, सर इस साल दोबारा आप P&L अकाउंट डेबिट करोगे टू प्रोविजन, इस बार कितने का बनेगा, मुझे अभी बता सकते हो हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में कितना बैलेंस इकट्ठा हो गया होगा, एक पिछले साल का और एक, हाँ पिछले साल का 30,000 था और इस साल का कितना आया 54, तो 84 हो गया होगा काइंड ऑफ, बट उसमें से अभी हमने पेमेंट भी तो करी है, तो अब पेमेंट की एंट्री करनी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस साल के बीच में लेट सपोज वो 1 अक्टूबर आया होगा, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो हमने वो प्रीवियस ईयर वाला जो 30,000 का टैक्स था उसकी पेमेंट करी होगी, तो अब वो पड़ा कहाँ पे, लायबिलिटी कहाँ पे पड़ी है, प्रोविजन फॉर टैक्स में, तो प्रोविजन फॉर टैक्स की लायबिलिटी आपने पे कर दी ना भाई, डेबिट टू बैंक अकाउंट भाई, और क्या होगा, कितने रुपए, अभी ऐसा मान के चलता है सेम आई लायबिलिटी की, कभी कभी सेम डिफरेंट भी आ जाती है, तो डिफरेंट आएगी कोई दिक्कत नहीं, वो बैलेंसिंग फिगर से करके कुछ निकालने का मैटर है। 30,000 आ गई, अब बताओ अब आपके प्रोविजन फॉर टैक्स के अमाउंट में कितना बैलेंस पड़ा होगा, 54 ही होगा, क्योंकि पहले 30 था, फिर 30 पे हो गया, फिर 54 और बनाया, तो 54 ही हो जाएगा। आई बात समझ में, ये समझ में आई। अब लेकिन आपको ये बीच की कहानियां ना मिसिंग छोड़ देते हैं ये निकम्मे, और पता है क्या करते हैं आपको, अब आपके साथ एज इन क्वेश्चन क्या होने वाला है मैं बताता हूँ आपको, मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ यहाँ पर,
आपको देंगे 2022-23, 2023-24, कहेंगे 2023-24 की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। यहाँ लिखा होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर यहाँ आ जाएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। उसके बाद करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या लिखेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसका आपको यहाँ पे नोट नंबर देगा वो, और उस नोट नंबर के साथ आप कहाँ पहुंच जाओगे, नीचे पहुंच जाओगे नोट नंबर देख के, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। फिर यहां पे लिखा होगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, कौन सा था, 2022-23, और यहां क्या लिखा मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस क्या था प्रोविजन फॉर टैक्स का, 30,000 रुपए, तो प्रीवियस ईयर में आपको लिखा मिलेगा 30,000। करंट ईयर में आपका बैलेंस कितना दिख रहा है, 54,000। बीच की कहानी सारी मिसिंग है, जो आपकी वो एंट्री जो मैंने आपको सिखाई, जो बताई, अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना है, आपको जो स्टोरी बताइए उससे रिलेट करो, तो रिलेट करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो भाई साहब प्रीवियस ईयर का कितना है, 30,000 है, ये एक्चुअली पिछले साल इसका प्रोविजन बना होगा, बट इस साल इसकी पेमेंट हुई होगी। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कब का बना रहे हैं, अभी वाला, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, काइंड ऑफ टैक्स पेड बन जाएगा। करेंगे, कर रखी नहीं है, करेंगे इस साल में, कौन से साल में, करंट ईयर में, क्योंकि पिछले साल तो बस हमने क्या बनाया होगा, प्रोविजन बनाया होगा। अब इस साल हमने पेमेंट करी होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से माइनस होगा, और करी भी तो है, ये देखो एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स करी। उसके बाद हमने इस साल फिर प्रोविजन कितने का बनाया होगा, 54,000 का, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे लिए, टैक्स प्रोविजन। अब सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ तो टैक्स मेड, टैक्स पेड बोल देता, और सीधा रटवाना चाहता 2 मिनट में आपसे बोल सकता कि प्रीवियस ईयर इज योर टैक्स पेड एंड करंट इज योर टैक्स मेड। बट फिर ये बात जो असली जानने को मिली कि क्यों है वो टैक्स मेड और पेड, वो यहाँ पे समझ में आएगी, क्योंकि आईटीआर की डेट बाद में होती है, यू हैव टू मेक द पेमेंट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर तैयार हो जाते हैं उसके भी कई डेट बाद हमारी पेमेंट होती है। पेमेंट की एंट्री हमेशा अगले फाइनेंशियल ईयर में आती है, ठीक है। और ये जो मेड करा है इसकी पेमेंट कब होगी, अगले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर है क्या, समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे छोटा सा और कैच है, उसको समझते हैं। समटाइम्स टैक्स पेड इज गिवन इन क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन स्टडी पे आ चुका हूँ थोड़ी सी, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, टैक्स पेड गिवन इन क्वेश्चन होता है, या कभी कभी टैक्स मेड भी। अब पेड लिखने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पेड हमने कुछ और करा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पे, अब उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल बुक में हम उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलो, एक आपको इन्फॉर्मेशन मिली, अब मैं सिर्फ नॉर्मल लिख रहा हूँ। ये दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बैलेंसेस। प्रीवियस ईयर में आपका वही ले लेता हूँ 30,000 और यहाँ ले लेता हूँ 54,000। डन है क्या, ओके। बट मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर टैक्स जो पेमेंट करी हमने वो कितनी आई, 40,000 की। फिर भी हमारा प्रोविजन 54 का ही दिख रहा है, यानी कि हमने इस साल टैक्स मेड कितना करा होगा, कोई मुझे बता सकता है कैलकुलेट करके, कोई ऐसे ही डाउट, ऐसे ही दिमाग लगा ले, लग जाएगा दिमाग, बहुत इजीली लगेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का आपको कितने का दे रखा है, 30,000 का। आपने पिछले साल प्रोविजन बनाया था 30,000 का, बट उसकी पेमेंट कितने की आई, 40,000 की। बट आपका प्रोविजन आज फिर भी 54 का दिख रहा है, तो बताओ कितने का प्रोविजन हमने मेड करा होगा। परफेक्ट, 64,000 का प्रोविजन मेड करा होगा, है ना, क्योंकि फिर भी 54 दिख रहा है, यानी कि पिछले साल उतना प्रोविजन नहीं बन पाया था तो और प्रोविजन बनाया। तो
अब और प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा बेसिकली। अब देखो ना, ऐसे समझ के चलना, मैं पहले कैलकुलेशन से सिखा रहा हूँ, फिर मैं अकाउंट के थ्रू भी सिखाऊंगा, क्योंकि टेक्स्ट में खुद ही डालना पड़ेगा इसमें। एग्जैक्टली अगर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिल गई टैक्स पेड या मेड की, तो यार यू हैव टू कैलकुलेट द मेड, और अगर मेड गिवन हो गया तो यू हैव टू कैलकुलेट द पेड, है। बट आपको मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए ना, टैक्स पेड क्या होता है, टैक्स मेड। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वो 64 कैसे लिया। मैंने कहा मैंने पिछले साल 30,000 रुपये का प्रोविजन बनाया था, बट उसकी पेमेंट कितने की हो गई, यानी कि प्रोविजन का अकाउंट जो है वो नेगेटिव बैलेंस में चला गया। उसके बाद अब फिर भी मेरा जो बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ प्लस करा होगा, जिसके बाद मेरा जो बैलेंस दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 54 का। ये तो है माइनस का 10,000, और ये हो गया x, तो माइनस 10,000 प्लस x इज इक्वल्स टू 54,000 आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 54,000 प्लस टैक्स मेड है बेसिकली। तो मैंने कहा कितने का मैंने करा, बेसिकली मेड 64,000 का। ऑब्वियसली ना वो नेगेटिव में चला गया, फिर भी 54 दिख रहा है, तो 10,000 तो पहले उसको रिकवर करा, वो 0 पे पहुंचा, उसके बाद 54 और प्लस करा, तो मतलब 64 हो गया टोटल। आया, समझ आया नहीं आया। एक एग्जांपल और देता हूँ, आप लोग अभी मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। नॉर्मल पहले कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद आगे की बात शुरू कर लेंगे, अकाउंट कैसे बनाना है वो सीख लेंगे। एक मिनट, गलत कर दिया। फिर भी गलत आएगा, प्रोविजन पूरी है, जो इसको 1,90,000 कर लो। बताओ। कितना आ रहा है, 2,74,000। $2,06,000 is a correct answer. सही है, आ गया 2,06,000 नहीं आया निशु, नहीं आया, इधर नहीं है। 1,54,000। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी है आपको आने की। 1,54,000 आया, इसमें से यू हैव पेड 1,70,000। कितना अमाउंट बचा, माइनस, है ना, हो जाएगा, ठीक है, डन है, हो जाएगा। चलो अकाउंट के थ्रू करना सिखाऊं, इसी क्वेश्चन को अकाउंट के थ्रू करना सिखाता हूँ। सर प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी और एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी और एसेट, डेफिनेटली इट इज अ लायबिलिटी। ओके, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है,
लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट। अच्छा, जब हम प्रोविजन बना रहे होंगे तो लायबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, घट रही होगी? प्रोविजन जब बना रहे हैं मतलब लायबिलिटी बन रही है, क्रिएट हो रही है, तो उस टाइम बढ़ रही होगी, क्रेडिट करेंगे। जब लायबिलिटी, अब पेमेंट कर रहे होंगे तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी, घट रही होगी, तो डेबिट कर देंगे। आओ जी, अकाउंट बन गया, समझ ही आ गया बस। क्या हो गया? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा? क्रेडिट, लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्या कह रहा है? हाँ, कितने का ओपनिंग बैलेंस, कौन सा लिखूं? 1,54,000 वही होगा ओपनिंग, ठीक है ना, कोई ये मत कह देना। फिर क्लोजिंग यहाँ डालो, साथ साथ बनाओ मेरे। हाँ चलो फॉर्मेट डालो, ये अकाउंट बनाना पड़ता है, इसी के थ्रू लिखेंगे, इसके थ्रू और इजी है, वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। डालो फॉर्मेट डालो, और लंबी भी चल सकती है क्लास, मैंने पहले ही बोला था भाई, देख मैंने तेरे को पहले ही कल बोला था, मैंने पहले ही बोला, मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि लंबी हो सकती है क्लास, क्योंकि कैश फ्लो मेरे को ये टॉपिक कराना है और मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। अभी 3:21 हुआ, मैंने सिर्फ डिस्क्लेमर दिया है, अभी चुपचाप पढ़ते रहो जितना होना करो, क्योंकि ये टॉपिक बीच में छोड़ दिया कल दोबारा याद ही नहीं आएगा, गारंटी लिख के लेना, अगर बीच में छोड़ दिया गया है टॉपिक, ठीक है? सर पकड़ो, भूख लग रही है, जो हो रहा है आई डोंट नो। बना लिया अकाउंट, बना लिया, ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, क्लोजिंग बैलेंस डालो, 1,90,000। हाँ, इतनी जगह पहुंचे, 4 एंट्री से फालतू नहीं आने वाली। कितना आया? 1,90,000। ओके, अब ये जो सर 1,90,000 आया है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसके अलावा ये देखो टैक्स पेड गिवन है, तो टैक्स पेड की वजह से हमारी लायबिलिटी कम हुई होगी या बढ़ी होगी? कम हुई होगी। कौन सी साइड डालूं, जल्दी बोलो? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आप आ जाओगे और लिख दोगे टैक्स पेड। टैक्स पेड नहीं लिखोगे, लिखोगे अब पेमेंट कहां से हुई होगी? बैंक अकाउंट से, तो यहाँ लिखोगे टू, बेटा पेमेंट से, पेमेंट तो बैंक से होती है ना। कितना था? 1,70,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी क्रेडिट साइड ही आ रही होगी, और वो आपने प्रोविजन मेड करा होगा, दैट वुड बी मेड फ्रॉम P&L। बट यहाँ पे हम नाम क्या लिखते हैं, P&L की जगह क्या लिखते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आप लिखोगे बाय कितना क्रिएट हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। सर यहाँ से बैलेंसिंग फिगर ही लेनी है बस, इधर का प्लस करो और ये वाला माइनस कर दो, करो प्लस 1,70,000 प्लस 1,90,000, 9 7 16, मतलब वही आएगा जो तुमने निकाला था, कितना था? 2,06,000 जो तुमने निकाला था वही आएगा। ये 360 आएगा और 360 में से 154 माइनस कर देगा, तो इसका टोटल भी डाल देंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पे आप लिख के चलोगे दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट यहाँ तक? ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन में मान के चलो टैक्स पेड की जगह मेड दे देते तो पेड निकाल लेते हम लोग, प्लस करके फिर उसका बैलेंसिंग फिगर माइनस करके माइनस आ रहा था, बट प्लस माइनस मत बोलो, अकाउंट के थ्रू निकालना है। अगला अकाउंट आप बनाओगे, बट मैं आपको मेड वाली फिगर दे रहा हूँ।
बस कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ, आप लोग तब ये पुट करोगे और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, सिंपल। हाँ ठीक है, बट मतलब ये करना है आप, ठीक है। चलो मैं दे रहा हूँ आपको अगला केस। प्रोविजन फॉर टैक्स, और इस बार आपको टैक्स मेड की जगह टैक्स, और मतलब टैक्स पेड की जगह टैक्स मेड दिया है। वही है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, कंप्लीट करो, अकाउंट बनाओ इसका, फिर ऊपर अकाउंट। मेड में बैंक क्यों लिखेगा भाई? यू हैव क्रिएटेड ना, तो क्रिएट करा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। प्रोविजन बनाओगे तो कहाँ से बनाओगे? पीएनएल से बनाओगे ना। पेमेंट होती है मेड, तो अब तो पेमेंट तो कैलकुलेट होगी। नाम वही रहते हैं, साइड वही रहती है, बस बैलेंसिंग फिगर खाली जो वो वाला छूट जाएगा, इस बार बैंक वाला खाली रह जाएगा, वो उधर अमाउंट फिल हो जाएगा। बना दिया, हो गया। कितना आ रहा है? कितना? 180। नहीं 1,80,000 तो आ ही नहीं सकता। कौन सी साइड डाला है मेड? क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा? और कितना लिखा? 84,000 आएगा। हाँ 84 आएगा। हाँ 84 ही है, आ गया। कैलकुलेशन ठीक कर लो अपनी। अब आ गया? हाँ 84 ही है। ले आइए, ले आओ, दिखा दो। इधर क्यों आएगा? प्रोविजन मेड का राइट है, मेड इधर आएगा। हाँ अभी बनाया वो तो क्रेडिट में जाएगा, जब हम बैंक में वो करते हैं। इस बार पेड थोड़ी दिया, इस बार तो मेड दिया है। मेड दिया तो 120 आएगा, और इसमें से डिफरेंस लेके ये आपकी पेड निकल जाएगा। पेड निकल जाएगा बैलेंस। हाँ, इन दोनों को प्लस करो, ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा। अगर समझ पहुँचो। और बताओ भाई, डन? कितना आ गया? 1,84,000। ये हाँ मतलब 84, सॉरी आ गया 84,000 आ गया। आ जाओ। ये था सर आपका टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेड दे रखा है तो पेड। अब मेड पेड को कहाँ ट्रीट करना है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे कौन सा था, पहले इसकी बात करते हैं। हाँ देख रहे हो कितने सारे नोट्स बन गए अभी कुछ देर में। ऐसे भौकाल मचता है, और अभी ये भौकाल चलेगा। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है, टेंशन नॉट, बहुत आराम से करेंगे, कोई भी स्पीड अप नहीं है। एक ऐसी और लंबी क्लास रख डाली जिस दिन ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगले संडे फिर दोबारा एक ऐसी लंबी क्लास। 5 तारीख को क्या है? नहीं सर, मेरा कौन सा पेपर है? कब? 7 को, 6 को। तो फिर एक मिनट में चैप्टर समझना है। कौन सा? 5th रिजर्वेशन समझ लेना। बताने का टाइम हो गया। चलो ये देखो, मैंने कहा
यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये कौन सा था, यहाँ जो हम P&L से निकलते ही बैलेंस शीट में पहुंचते तक रास्ते में मिलते हैं तीन लोग कौन, मैंने कहा टैक्स, डिविडेंड और ट्रांसफर रिजर्व। और ये टैक्स कौन सा टैक्स हो गया, एक्चुअली जो P&L से टैक्स बनता है वो कौन सा बनता है, प्रोविजन बनता है। एक्चुअली टैक्स मेड होता है, वो क्या होता है आपका, टैक्स मेड होता है। मतलब समझ में आया। सर फिर पेड कहाँ से माइनस होता होगा, वो हम देखेंगे, अभी आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब वो अपने मोटे लाला में वापस चलते हैं। क्या मैंने आपको इतना सफल हुआ कि मैं आपको P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट तक पहुंचा सकूं? कैसे पहुंचेंगे, बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट को उठाएंगे, P&L के बैलेंस से हमें वो प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे रिवर्सल, पहले देखेंगे कोई रिजर्व तो नहीं है, रिजर्व है तो उसका डिफरेंस चेक करके उसको ऐड कर देंगे। फिर देखेंगे कि डिविडेंड तो नहीं है, डिविडेंड अगर आपको प्रपोज दे रखा होगा तो आपको प्रीवियस ईयर वाला ऐड करना है यहाँ पर, और अगर इंटरिम होगा तो एक ही वैल्यू होगी, वो आप ऐड कर देना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा डिविडेंड के अंदर ना इक्विटी वाले डिविडेंड भी होते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको एक ही दे रखा होगा, अगर वो ना कुछ भी ना बोले तो प्रीवियस ईयर वाला ही, अगर 2 साल के बैलेंसेस हो तो ऑलवेज प्रेफर प्रीवियस ईयर पे परसेंटेज दे रखी होगी उसकी, कैलकुलेट करना, वहां पहुंच जाना। मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टैक्स को ऐड करोगे, टैक्स के अंदर आपको कौन से वाला ऐड करना है, टैक्स मेड ऐड करना है। अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में टैक्स मेड या पेड की वैल्यू नहीं गिवन, तो आप मान के चलोगे करंट ईयर इज योर टैक्स मेड एंड प्रीवियस ईयर इज योर टैक्स पेड। और अगर वैल्यूज दे रखी है फिर निकालनी नहीं पड़ेगी। और अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, जो कि जनरली दे रखी होगी, ठीक है, तो यू हैव टू मेक द अकाउंट, और टैक्स मेड जो होगा वो आपको ऐड करना है, और टैक्स पेड जो है वो माइनस करना है। ऑपरेटिंग से करना है, कहाँ करना है, अभी अगले 10 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट एंडिंग पर पहुंच चुका है। चलो देखते चलते हैं। एंडिंग तो नहीं है, देखा जाए तो अभी हमारे को बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कवर्स ऑल द एक्टिविटीज, क्योंकि हर एक्टिविटी का आइटम यहाँ पर कवर हो जाता है। एक अकाउंट और बाकी है सिखाना, सोच रहा हूँ आज सिखाऊंगा या फिर किसी और दिन, ऐसा चाहता हूँ, बट देखते हैं। हाँ, मैं आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ सिखाता हूँ फिर, क्योंकि होमवर्क देने के लिए कुछ होगा। अगर मैंने वो अकाउंट सिखाया तो होमवर्क देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा, बहुत सारा। चले स्टार्ट करते हैं। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पहुंचते हैं, क्या हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंच गए? हाँ सर, कैसे पहुंचेंगे? वी हैव टू रीच नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स थ्रू दिस वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट ये रहा आपका। अब मैं यहाँ पर थोड़े से फिगर्स को थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ। वर्किंग नोट आप कैसे करोगे? यहाँ पर यू हैव टू मेक डिविडेंड कौन सा? प्रीवियस ईयर ऑलवेज, ठीक है। और टैक्स कौन सा? करंट ईयर और एज कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या है? करंट ईयर तो जनरली लेना ही लेना है, अगर कुछ ना बोला हो, अगर नीचे टैक्स पेड पेड दे रखा है तो फिर कैलकुलेट करो और फिर उसके हिसाब से चलो। टैक्स पेड वाला आता ना बेटी, मैं लिख ही रहा था, बस मैं चाहता था मैं लिख ही, मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ कोई कह सकता है। अब याद रहेगा, टैक्स मेड वाला आता है हमेशा, ठीक है। हाँ, नीचे सबसे लास्ट में आएगा आपका टैक्स पेड, जो आपको वहां से माइनस करना होगा। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव के ऊपर, अपने मोटे लाले के ऊपर चलते हैं, और उसका नाम क्या था? अब हमें नेट प्रॉफिट से अगली दौड़ कहां तक लगानी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। कहां तक लगानी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक लगानी है, ठीक है। चलो जी, अब हमें दूसरा स्टेप पड़ाव स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका स्टेप नंबर 1 था, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपका सेकंड स्टेप आ रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट थ्रू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। स्टेप 2 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये ऐसे इतना टाइम लगने वाला है इसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि आप अभी तक समझा नहीं पा रहे हो। मैं आपको एग्जॉस्टिवली समझा रहा हूँ, इसमें से मुश्किल से कोई 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपके पेपर में आएगा मुश्किल से, ठीक है, बट कोई भी आ सकता है, तो सारे पॉइंट्स तो आने चाहिए ना, है ना। तो सेकंड स्टेप ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपसे क्या बोलेगा? यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कहां से कहां तक दौड़ लगानी है? नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर।
अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें कहाँ जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इन कैश। सर अभी तक आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे थे, आपने कुछ शब्दों का हेरफेर तो करा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश बोल दिया है आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं छोड़ा है आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश बोल दिया है। कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, बट कोई बात नहीं, पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचे, फिर इन कैश में कन्वर्जन तो बड़े आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। बट अब हमें, मेरे को बताओ सबसे पहले नेट प्रॉफिट एनपीबीटी से क्या हो रहा है, एनपीबीटी से हमें ओपी तक जाना है, तो हमें क्या क्या करना था, ऐड करने थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या करना था जल्दी बोलो, ऐड करने थे नॉन ऑपरेटिंग और माइनस करनी थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। किसी को कोई डाउट यहां तक? नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको क्या करनी थी, माइनस करनी थी। और अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, तो हम ऐसे पहुंचेंगे, और अगर मुझे पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश पे, तो मुझे यहां से अपने नॉन कैश वाले खर्चों को भी क्या कर देना चाहिए, माइनस हो रखे होंगे, यू हैव टू ऐड इट। एनपीबीटी में जब आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे होगे तो आपने वो वाले खर्चे भी माइनस करे होंगे जिनकी वजह से एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, तो आप उसको क्या करके चलोगे, ऐड करके चलोगे। क्या करके चलोगे जल्दी बोलो, ऐड करके चलोगे। ये लो जी, तो मैं यहां से नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी क्या कर दूंगा, माइनस करेंगे, तभी तो कैश वाला आएगा। ऐसा सोचते हैं। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, सुनना मेरी बात, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1000 रुपीज का, आपने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे प्लस करोगे, अभी तो प्लस करा है, ये एरो उल्टा है, उल्टा जा रहा हूँ मैं, माइनस करोगे ना, नेट प्रॉफिट पे आने के लिए क्या करोगे, माइनस। तो नॉन कैश एक्सपेंस भी क्या करोगे, माइनस। बट अब हम क्या कर रहे हैं, एनपीबीटी से ऑपरेटिंग पे जा रहे हैं, तो जो माइनस वाली चीजें जो नहीं रखनी, उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड बैक, है ना। बात हो गई क्लियर? तो यू हैव टू ऐड टू थिंग्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस सारे ऐड ही होंगे, नॉन ऑपरेटिंग वाले और नॉन कैश वाले। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या दी थी, लिप। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए क्या ट्रिक थी, ग्रिड। और इसके लिए भी ट्रिक है डैप, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है क्या, मजेदार है, आसान करना है, याद करना बिल्कुल आसान कर रखा है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो जो फॉर्मेट आपको जनरली क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है पढ़ाने की, वो क्या कैसे चलती है, बेटा फॉर्मेट खोलो, एक बार रट्टा लगाते हैं उसको। ऐसा हुआ होगा कुछ लोगों के साथ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलते हैं, याद करते हैं उसको, है ना, सबके साथ ऑलमोस्ट यही हुआ होगा। क्या हमने अभी तक कुछ ऐसा याद करने के बारे में कुछ चर्चा करी क्या, करने की जरूरत भी नहीं है, वो सारा कुछ याद मैं अपने आप करा दूंगा, उसके बाद लास्ट में दिखाऊंगा ये रहा फॉर्मेट, वेलकम टू द फॉर्मेट, है ना। चलो ओके, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यू हैव टू ऐड बैक, क्योंकि सर हमें वो रिमूव करने हैं, हमें किस पे जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को वी हैव टू रिड्यूस, बिकॉज वो ऐड हो रखे होंगे, माइनस कर देंगे, और नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो माइनस हो रखे होंगे, डन है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या होता है, लिप। फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए क्या होता है, डैप। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए होता है ग्रेड। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत लीस्ट देखने को मिलता है। बट आपको ये 3 हेड से याद रखना, टेस्टिंग सब पे लगा के चलना कि ये वाला आइटम कहीं दे तो नहीं रखा। एग्जैक्टली वो आपको जो फॉर्मेट याद करवाया जाता है वो इसलिए करवाया जाता है कि आप क्वेश्चन में ये ढूंढो, लेकिन भाई वो फॉर्मेट कैसे याद रहेगा, क्योंकि वहां पे सब काले अक्षर लिख रखे हैं, और काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, ऐसा ही होता है। चलो यहाँ पे रंग बिरंगे कर दिए मैंने, ये मत बोल देना यहाँ पे भी काले अक्षर है ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट, सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, और हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश तक पहुँचना। क्या मैंने आपको सिखा दिया,
थोड़ा थोड़ा तो सिखा दिया कि आपको लिफ्ट के लिए क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, पूरा नाम उसका रिटर्न ऑफ है। उसके साथ हम लोगों ने ये जी वाला भी ग्रिड वाला भी सीख लिया और डैप का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन प्रोविजन फॉर डाउट डेट। इनकी कैलकुलेशन अभी नहीं सिखाई है क्योंकि वो डायरेक्ट थोड़ा सा सिखाऊंगा अभी, एक बार पहले फ्लो बना दूंगा। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैश। और इसका पता है एक्चुअल नाम क्या होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फॉर्मल नेम है वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर अब ये क्या भला है, कोई बात नहीं अभी सब समझेंगे। चलो कौन है ये, कौन सा बोला, क्या हो गया, 4:30 से भी ऊपर जा सकते, 4:30 जाने की क्लास है तो 3:30 हुआ है बेटा, लिटरली मेरे पास। हाँ 3:40 हुआ ना अभी। अच्छा सुनो मेरी बात, क्लास पता है कितनी देर की हुई है, सिर्फ अभी 1 घंटा और 16 मिनट। मेरे पास हिसाब है, वो ना सामने चला है। 2 घंटे की क्लास थी आज, तो क्या हो गया, बदमाशी है भाई, ऐसी चलेगी। कन्विंसिंग पावर देख रहे हो तुम, खतरनाक है। सुन लो, मेरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गई, जैसे ही खत्म हो जाएगी एक क्वेश्चन कराऊंगा, छुट्टी कर दूंगा डेफिनेटली, उससे पहले नहीं, खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट खत्म है। अब सर हमारी स्टेप नंबर 3 आएगा, मतलब तीसरी दौड़, तीसरा पड़ाव होता है बैलेंस शीट वाला पड़ाव। अभी तक सारे आइटम कौन से डिस्कस हो रहे थे, P&L। अब कुछ बैलेंस शीट वाले पड़ाव भी होते हैं और आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस करा है। चलो बैलेंस शीट वाले पड़ाव पे अभी आ रहा हूँ, पर पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से हमें कहाँ जाना है, अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे जाना है, मतलब कैश जनरेटेड इन ऑपरेशन पे जाना है बेसिकली। स्टेप नंबर 3, OP बिफोर WC चेंजेस। ये समझ में आ रहा है ना, OP बिफोर WC चेंजेस का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से अब हमें कहां जाना है, कैश जनरेटेड इन ऑपरेशन। कैश जनरेटेड इन ऑपरेशंस पर जाना है आप लोगों को, ठीक है सर। क्या अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया क्या, नहीं, अभी स्टेप नंबर 4 है एक आपका छोटा सा, उसके अंदर आएगा, बहुत छोटा सा, एक वर्ड लिखना है उसके अंदर। इसके बाद फिर वो कैश जनरेटेड इन ऑपरेशन से आपको कहां पहुंचना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर। बट पहले इसको समझो, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, अब लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार अपनी बैलेंस शीट के ऊपर नजर मारे क्या, आ जाओ, क्योंकि P&L के आइटम खत्म हो गए और अब बात हुई है बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट को जरा ओपन करके हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था क्या। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में कौन से आइटम थे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीट होते थे, कर लिया क्या ट्रीट, कब करा, जल्दी बोलो, NPBT निकालते टाइम, वर्किंग नोट बनाया था, NPBT निकालते टाइम सब ट्रीट हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आए ही नहीं, वैसे जनरली ट्रीट भी नहीं होंगे। और O कहां दिख रहा है, ये रहा O, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट, ये तो आएगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर लिया ट्रीट, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। आ रहा है, मजा आ रहा है, मोक्ष की प्राप्ति। चलो इसके बाद ये रह गया ट्रेड पेबल, अब करेंगे, नहीं हुआ तो वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा, इसको ट्रीट करेंगे। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बड़ी वार्तालाप में पहले से डिस्कशन कर ली है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐसा माना था हम लोगों ने, वैसे इसका पूरा लॉजिक दिया था। पहले तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐसे मान ले, रट्टा मारने वाला फैक्ट ये था कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ती है तो लोन लेते तो पैसा आएगा तो ऐड करेंगे। बट एक्चुअल लॉजिक कुछ और था कि कुछ हमारी क्रेडिट परचेजेस भी रही होंगी, और क्रेडिट परचेजेस रही होंगी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसी वजह से ट्रेड पेबल बढ़े होंगे,
और ट्रेड पेबल बड़े होंगे तो वो नॉन कैश हो गई बेसिकली, क्योंकि और वो परचेजेस में से आपको रिमूव करना पड़ेगा। चल अभी भी P&L स्टेटमेंट भी रही है, बस अब हम पता कौन सा अकाउंट पे आ गए, ट्रेडिंग अकाउंट पे आ गए। और ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज अफेक्ट बाय करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। बट खैर मत करो लिंक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सिंपल, वापस आ जाते हैं, बैलेंस शीट पे नजर मारते हैं और ऑपरेटिंग वाली चीजें जो जो ट्रीट होनी थी सब हो चुकी हैं। ट्रेड पेबल इंक्रीज होगा तो आप ऐड करोगे, ट्रेड पेबल माइनस होगा तो मतलब रिड्यूस होगा तो आप माइनस करोगे, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो लोन लिया पैसा आया ऐड, लायबिलिटी घटी लोन पे करा पैसा गया माइनस। डन है यहाँ तक, कोई डाउट? आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर नॉन करंट एसेट में तो कुछ था ही नहीं, छोड़ दो। फिर आती है बात करंट एसेट पे। हाँ अरे इसमें अदर कहाँ गया करंट लायबिलिटी में? हाँ है, यहाँ नहीं लिखा है तो वो लिखना पड़ेगा। मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? अदर करंट लायबिलिटी में भी कुछ चीजें होती हैं जो ऐसी आती हैं जिनको हमें देख के चलना पड़ेगा। सुनना, अदर करंट लायबिलिटी में दो ही चीजें आती हैं, मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ जुड़े रहो। अरे मालिक आप कहाँ से सिलेक्ट हो गए? हाँ वैसे डिलीट ही कर देते हैं, कुछ लग तो रहा नहीं कुछ आउटपुट का, है ना, हटाई देते हैं। चलो अदर करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या आएगा, सब लोग फोकस के साथ सुनेंगे। अदर करंट लायबिलिटी में हम लोग दो चीजें लाते हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो लोन लिया है पैसा आया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर बड़े होंगे तो आपको उसको ऐड बैक ही करना पड़ेगा, और अगर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिड्यूस हुए होंगे तो आपने लोन लायबिलिटी पे करी होगी, आप उसको माइनस ही करोगे। कहाँ पे करोगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के टाइम पे करोगे, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से कहाँ जा रहे होगे? कैश जनरेटेड इन ऑपरेशंस पर जा रहे होगे। कोई डाउट, एक परेशानी, समस्या? आगे बात करते हैं। यानी कि सर ये तो हमने कर लिया है क्या? हाँ सर हमने कर लिया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, अब करंट एसेट्स के ऊपर आएंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या ट्रीट करना था, जल्दी बोलना। ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो क्या करेंगे युवराज? अबे प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस करना है यार, तुक्का नहीं मार रहा है, लॉजिक याद करना। माइनस करेंगे, एसेट बढ़ रहा है, खरीद रहे होंगे, पैसे जा रहे हैं, माइनस करेंगे, ऐसे लॉजिक लगाओ ना। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को पाप है, देखना देखना ही नहीं है भाई, हम पहले फिल्टर लगा चुके हैं, सारा काम अपना निपट चुका है, ठीक है। फिर क्या है? ओ बोले तो अदर, अदर के अंदर दो चीजें हैं, एक्रूड या प्रीपेड। मैंने कहा बाहर में जाए, नाम मतलब करता है, एसेट बढ़ेगा माइनस ही होगा, एसेट घटेगा प्लस होगा। एसेट बढ़ा मतलब माइनस क्यों हुआ? क्योंकि खरीदा होगा, पे करा है। तो अगर आपके एक्रूड एक्सपेंसेस सॉरी एक्रूड इनकम बढ़ती है तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करोगे? डन होगी बात। आगे बात करते हैं। क्या था भाई? ज़्यादा जोश में कर गया बस। वापस आए, ये क्या है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी ट्रीट होती है सेम तरीके से ही होंगी। बड़ी होगी तो क्या करोगे? बड़ी होगी तो माइनस, घटी होगी तो प्लस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सेम ट्रीटमेंट, बड़े होंगे तो बड़े होंगे तो लोन्स दिए हैं एसेट है, माइनस, और कम होंगे तो ऐड, सेम ट्रीटमेंट। कोई डाउट यहाँ तक? मजा आ गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। चलो जी इसको अरे
लिखते हैं वहीं पर ही, तो हमारे पास यही कॉपी पेस्ट मार दूं वहां पर, यही तो है और है क्या। तो ये तो हमने डे 1 पे ही पढ़ डाला था, टेंशन की बात ही नहीं है भाई। अब कुछ नया पढ़ना बाकी नहीं है, अब जो पढ़ना था लॉजिक बनाने से बना दिया। अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा मजेदार सा बस, तुम बोलो, तेज बोलो और मैं और धीरे हो जाऊंगा। ठीक है, 0.5x पे चलूंगा फिर मैं आराम से। चलो आगे बात समझ में, ये करना है आपको। इसके बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे, कैश जनरेटेड इन ऑपरेशंस के ऊपर पहुंच जाओगे। उसके बाद अब वो समय है, याद करो हमने बोला था टैक्स पेड की बारी मैं बताऊंगा, अब आ गई उसकी बारी। और चलो स्टेप नंबर 4 पे आप पहुंचोगे, और स्टेप नंबर 4 पे आप लोगों को क्या करना है, स्टेप नंबर 4 पे ये क्या लिख दिया, स्टेप नंबर 4 पे आपको पहुंचना है कैश जनरेटेड इन ऑपरेशन से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहुंच गए? कैसे पहुंचोगे, बस एक ही चीज, लेस कर देना टैक्स पेड। इंटरेस्ट नहीं आएगा मुन्ना जी, इंटरेस्ट तो सब, इंटरेस्ट कहां पे आता है जल्दी बोलो, फाइनेंसिंग में आता है ना। तो बात खत्म हो गई, यहाँ पे तो आएगा ही बस। हाँ ऊपर ऐड करा होगा यहाँ पे आपने वाइल, क्योंकि आपका वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें और क्या हो गई, वही तो है सब। ठीक है चलो, तो टैक्स पेड आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे। दैट वुड बी योर आइदर प्रीवियस ईयर का बैलेंस और एज कैलकुलेटेड। एज कैलकुलेटेड का मतलब जैसे वो एक्स्ट्रा दिया हो तो वो फटाफट से इलस्ट्रेशन निकालता हूँ बढ़िया सा। बस पुत्र जी, अब लास्ट में बस आपको क्वेश्चन करने का तरीका दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ही दिखाऊंगा वो तरीका जो है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बुक है क्या सबके पास? मेरे घर वो कब हुआ? रहने दो, मैं यहाँ डाल रहा हूँ। सारा काम मैं ही करूँ। दूसरी है ये लो भाई, जो लोग बुक 6.111 कल पुत्र जी कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा, शर्त लगा लो भूल जाओ। और बताओ, ये डालो। अच्छा यार, अपलोड करनी थोड़ी पेंडिंग हो जाती है आजकल, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, बट आज कर दूँगा, आज कर दूँगा। चल इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, आई रिकमेंड 2x पे करके, ठीक है। चलो यार, लेकिन स्टोरेज फुल कैसे हो गई? ये एक्चुअली क्या है, नहीं वो वाली स्टोरेज नहीं है बेटा, ये एक्चुअली इसकी क्लाउड स्टोरेज होती है। बट मेरे पास तो अब तो, अच्छा ये इसकी अलग है क्या? ठीक है